हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। झील से थोड़े ही फासले पर हम लोगों ने कैंप लगाए हुए थे। मुझे झील सैफुल मलूक पर आने का बचपन से ही बहुत शौक था। अगर मैं कहता कि ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था तो भी ये कुछ गलत ना होता। अब मैं अपनी आंखों से उस झील का मंजर देख रहा था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। इस दौरान वो झील और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। चूँकि ये चांदनी रातें थीं और मैंने सुना था कि चांद की रातों में यहाँ पर परियां उतरती हैं, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की तो वो मेरा मजाक बनाने लगे और कहने लगे, तुम किस दुनिया में रहते हो? आजकल की दुनिया में परियों का नामो निशान तक नहीं है। ये तो सिर्फ किताबी कहानियाँ हैं जो पहले ज़माने में मशहूर थीं। अब वो किताबें भी ख़त्म हो गई हैं और वो कहानियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। उनकी बातें सुनकर मैं बुरा मुंह बना गया। मैंने उन्हें कहा कि किताबों का दौर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि किताबें पढ़ने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मेरी बात को सीरियस ना लिया, बल्कि सब लोगों में बैठकर मेरा मजाक बनाने लगे। मेरा दोस्त जो कि बचपन से ही मेरे साथ था और वो बहुत शरारती भी था, दूसरों का मजाक बनाने में उसे बहुत मज़ा आता, यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं छोड़ता था। सब लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, दोस्तों आओ, आज तुम लोगों को एक दिलचस्प बात बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? एंजॉय करने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए। सबने एक ही आवाज़ में उसका जवाब दिया, जबकि इस दौरान मैं खामोश रहा। मुझे पता था कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहा है। यकीनन वो अब मेरा मजाक बनाने वाला था। जब उसने मुझे खामोश देखा तो कहने लगा, अरे अरसलान, तुम क्यों खामोश बैठे हो? तुम भी तो अपनी राय का इजहार करो। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, उसने मुझे खामोश करवा दिया और कहने लगा, हाँ, तुम्हारे बारे में तो मुझे पता है। दोस्तों, अभी मैं तुम लोगों को एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारे अलावा यहाँ पर एक और शख्स भी मौजूद है जिसे तस्वीरों से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पर परियों को ढूंढने के लिए आया है। उसकी बात सुनकर पहले सब हैरान हुए और फिर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस दौरान मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर जाता, अचानक ही मेरे दोस्त ने अपना गला पकड़ लिया और ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसको यूं तड़पता देखकर तमाम लोग परेशान हो गए। मैं भी तेज़ी से भागकर उसके पास गया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। अचानक ना जाने उसे क्या हो गया था। मैंने अपने साथ आए हुए एक मेडिकल के स्टूडेंट को आवाज़ दी। वो जल्दी से भागा हुआ आया, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे अचानक से क्या हो गया है। वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी जो कि हमारी डिपार्टमेंट की सबसे नेक लड़की थी और हाफिज़े कुरान भी थी। उसने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद मेरे दोस्त की तबीयत ठीक हो गई और वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। इस बारे में सिर्फ मुझे और उस लड़की को पता था। बाकी किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई और ही खेल है। मैं अपने दोस्त के पास ही खड़ा था कि वो लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन सकते हो? उसकी बात सुनने के लिए मैं ज़रा साइड पर चला गया। उसने मुझे कहा, ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी मखलूक मौजूद है। दरअसल हमने गलत जगह पर कैंप लगा दिया है। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और तशवीश का इजहार करते हुए उसे कहने लगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें बाकी तमाम लोगों से बात करनी चाहिए ताकि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल सकें। मेरी बात सुनकर उसने कहा, तुम खुद ही इन सब से बात करो, क्योंकि अगर मैंने बात की तो वो दोबारा से मेरा मजाक बनाएंगे। तो तुम्हें तो पता है कि वो मुझे मौलानी मौलानी कहते रहते हैं और मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते। लड़की की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मगर ये हकीकत थी। हमारे डिपार्टमेंट के लड़के लड़कियां बहुत ही अजीब व गरीब थे। मैंने जब
अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो वो भी मेरा मजाक बनाने लगा। हालांकि थोड़ी देर पहले ही उसके साथ अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। उसके बावजूद भी वो मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो कह रहा था कि सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ तक मेरी तकलीफ का सवाल है तो मुझे अक्सर ही गर्दन में दर्द उठता रहता है और अभी भी मुझे हल्की हल्की तकलीफ हो रही है। ये मेरा पुराना मसला है, इसका जिन्नात से कोई भी ताल्लुक नहीं। मैंने उसे काफ़ी देर तक समझाया और उसे एहसास दिलाता रहा कि तुम अपने साथ साथ सबके लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी अगर तुम यहाँ से ना गए तो हो सकता है कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन वो मुसलसल इनकार कर रहा था और कह रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। ये जगह हमें इतनी मुश्किल से मिली है। तुम्हें पता है कि इस जगह पर कैंप लगाने के लिए हमने पूरे एक ग्रुप के साथ लड़ाई की है और हो सकता था कि वो हमारे सर भी खोल देते। इतनी मुश्किल से हासिल होने वाली जगह को मैं किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकता। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरी बात नहीं मानेगा और मेरा भी इतना दिमाग ख़राब नहीं था कि मैं उस जैसे पागल इंसान के साथ मगज़मारी करूं। लिहाजा मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और फिर दोबारा से बाकी लड़कों के साथ आकर बैठ गया। वहाँ पर बैठे हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरी नज़र अचानक एक दरख्त पर पड़ी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उस दरख्त के साथ कोई चीज़ लटक रही हो। थोड़ा सा गौर किया तो मेरी सांस सीने में ही अटकने लगी। वो कोई लड़की थी जो उस दरख्त के साथ उल्टी लटकी हुई थी। मैंने जल्दी से अपने दोस्त को पुकारा और उसे कहा, वो देखो सामने एक अजीबोगरीब चीज़ है। मेरी बात सुनकर उसने जब सामने देखा तो कहने लगा, क्या हो गया है अरसलान, ये क्या मजाक है? तुम्हें पता भी है कि मुझे इस तरह के मजाक नहीं पसंद। दोस्त की बात सुनकर जब मैंने दोबारा उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। दिल तो कर रहा था कि यहाँ से वापस भाग जाऊं। मैं जानबूझकर अपनी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से भी मैं मजबूर हो गया था। थोड़ी देर पहले मुझे जो लड़की दरख्त से लटकी हुई नज़र आ रही थी, अभी वही लड़की मेरे साइड से होकर गुजरी थी। जब मैंने उसकी पीठ को देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके जिस्म की चमड़ी नागन की तरह थी, जबकि शक्ल इंसानों जैसी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये किस तरह की मखलूक है। अचानक ही मेरी नज़र हाफिज़ कुरान लड़की के साथ मिली। उसकी नज़रों में भी वैसा ही खौफ फैला हुआ था जैसा मेरी नज़रों में था। यकीनन वो भी उस चीज़ को देख रही थी, लेकिन वो मखलूक सिर्फ हम दोनों को ही नज़र क्यों आ रही थी? अब ये सवाल था जो मेरे जहन में जन्म ले चुका था। उसका जवाब मैं जानना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। मैंने उस मौलानी से बात की तो वो कहने लगी, मैं ख़ुद इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ख़ुद तुम्हारी तरह बहुत खौफज़दा हूँ और उसके साथ साथ तजस्सुस भी हो रहा है कि आखिर हम दोनों ही ऐसे क्यों हैं जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जबकि हमारे अलावा बाकी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या पता वो देख रहे हों लेकिन वो हमें बता ना रहे हों। मैंने उस लड़की को कहा। मेरी बात सुनकर वो सोच में डूब गई और कहने लगी, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। जिस तरह हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि वो लोग भी हमें ना बताना चाहते हों। उन्हें भी यही लग रहा हो कि हम उनका मजाक बनाएंगे। काफ़ी देर तक हम बैठे बातें करते रहे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे इस अंदाज को पूरा ग्रुप गलत समझने लगेगा। जब हम वहाँ से उठे और अपने ग्रुप की तरफ गए तो वो सारे ऊंचे ऊंचे नारे लगाने लगे और कहने लगे, हमें एक नया कपल मिल गया है। दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम बहुत जल्द एक और शादी एंजॉय करने वाले हैं। पहले तो मुझे उनकी बात की समझ नहीं लगी, लेकिन जब मुझे उनकी बात समझ में आई, मेरा दिमाग गुस्से से खौलने लगा। मैं उनके दिमाग में भरे हुए फतूर को निकाल नहीं सकता था, लेकिन उन्हें जवाब देकर उनका मुंह बंद करवा सकता था। लिहाजा मैंने उन्हें बहुत बातें सुनाई और उन्हें ये भी धमकी दी
कि अगर आइंदा कभी उन्होंने इस लड़की के किरदार के बारे में बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा सबसे करीबी दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया, लेकिन मुझे उसकी नाराज़गी की परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर वो मेरा वाकई में सच्चा दोस्त होता तो वो कभी भी मुझे 4 लोगों में बैठकर जलील नहीं करता। मैं तो खुश हो रहा था कि मेरी उससे जान छूट गई थी और मेरे सामने उसकी असलियत वाज़िहा हो गई थी। जहाँ तक उस मौलानी का सवाल था तो ये मौलानी मुझे बुरी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने कभी उसे पसंद की नज़र से भी नहीं देखा था, क्योंकि ये हमेशा ही खुद में सिमट कर रहती थी और किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। यहाँ पर भी ये सिर्फ इसी वजह से आई थी क्योंकि उसकी दोस्तें बहुत ज़िद कर रही थीं, मगर ऐन ट्रिप वाले दिन उसकी दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया। वो तमाम ना आ सकीं जबकि ये बस पर सवार हो चुकी थी और बस भी वहाँ से निकल चुकी थी। इसीलिए ट्रिप पर जाने के अलावा इसके पास कोई भी चारा नहीं बचा था। मैं भी उसके साथ इसीलिए घूम रहा था क्योंकि मैं डिपार्टमेंट के बाकी लड़कों को जानता था। वो किसी भी अकेली लड़की को देखते थे तो उसे परेशान करना शुरू कर देते थे। वो उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता था कि ये लड़की उनके अपने डिपार्टमेंट की है और उनकी अपनी ही इज्जत है। वो हद से ज़्यादा मतलबी थे और मफाद परस्त थे। इस दौरान मैं उस मौलानी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि उसके साथ साथ ही रहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि लड़कों का एक ग्रुप उस लड़की को घूरे जा रहा था। शायद ये अकेली बैठी हुई थी, इसीलिए वो उसे मुफ्त का माल समझ रहे थे। इसी वजह से ही मैं मौलानी के पास जाकर बैठ गया। शाम के वक्त मैंने अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने का फ़ैसला किया। मैंने मौलानी को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया। शायद वो दिन के वक्त हो जाने वाली बात की वजह से काफ़ी परेशान थी। सोच रहा था कि उसे तसल्ली दे दूं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास भी वक्त नहीं था। मेरे दोस्त मुझे मुसलसल पुकार रहे थे और साथ ये जगह इतनी हसीन थी कि मैं अफसुर्दा होने के बारे में सोच नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं अफसुर्दा हो जाता तो मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता। जाते हुए मैंने मौलानी को ताकीद की कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अगर तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आता है तो जल्दी से मुझे कॉल कर देना। मैंने उसे ये भी कहा था कि अगर कोई और मखलूक तुम्हें दिखाई देती है और तुम्हें अपने पास बुलाती है तो उसके पास भूले से भी नहीं जाना। मैंने सुन रखा था कि जो भी मखलूक के बुलाने पर उसके पास चला जाता है तो वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। मौलानी ने गुस्से से मुझे कहा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मुझे उसके गुस्से की समझ नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं बग़ैर उससे बहस किए वहाँ से चला आया। वो इलाका मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत था। अभी हम दूसरे हिस्से की तरफ गए थे कि वहाँ पर मेरी कुछ लड़कों के साथ मुलाकात हो गई। वो लड़के मुझे बहुत खौफज़दा नज़र आ रहे थे। जब मैंने उनसे उनके खौफ की वजह पूछी तो वो डरते हुए कहने लगे, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जगह सिर्फ खूबसूरती के लिहाज से अच्छी है, यहाँ पर रहने के लिहाज से जगह मुनासिब नहीं। कल रात हमारे साथ बहुत ही अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए हैं। हमारा पूरा कैंप सो नहीं सका, सिर्फ और सिर्फ ऊंची चीखों की वजह से। उनकी बातें सुनकर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि तुम कौन सी चीखों की बात कर रहे हो। उनमें से एक लड़की कहने लगी कि पूरी रात हमें एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती रही। वो बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। हम में से एक लड़के ने जब बाहर जाकर देखा तो वो बेहोश हो गया। अभी तक वो होश में नहीं आया, पता नहीं उसने क्या देख लिया है। मैंने उन्हें कहा, क्या तुम मुझे उस लड़के के पास लेकर जा सकते हो? वो लड़की मुझे तेज़ी से उस लड़के के पास ले गई। वो लड़का काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसके जिस्म से सारा खून ख़त्म हो गया हो। उसका पूरा वजूद नीला पड़ा हुआ था। उस लड़की ने मुझे एक तस्वीर दिखाई और मुझे कहने लगी, ये देखो, कल रात से पहले उसकी ये हालत थी और अब इसकी ये हालत है। यूं लग रहा है जैसे कोई इसका खून पी रहा हो। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी।
थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हो गया कि ये लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। इसी वजह से वो लड़की काफ़ी फिक्रमंद हो रही है। मैं उस लड़के के करीब जाकर बैठा और उससे पहले कि मैं उसे पुकारता, उसने यकदम मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने एकदम ही अपनी आंखें खोल दी और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, निकलो यहाँ से, सब यहाँ से निकलो, वरना वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो सबको मार देंगे। ये कहकर वो दोबारा से बेहोश हो गया, जबकि वो लड़की खौफ से चिल्लाने लगी। उसकी ये हालत देखकर मैं भी खौफजदा हो गया। मैंने एक नज़र अपने दोस्तों पर डाली जो अभी भी बेफिक्र नज़र आ रहे थे। यूं लग रहा था जैसे उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। मैंने उन्हें कहा, अब इस लड़के की हालत देखकर तुम लोग क्या कहोगे? क्या अभी भी तुम्हें लग रहा है कि ये सब मजाक है? मेरी बात सुनकर मेरे शरारती दोस्त ने बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगा, क्या तुम इन लोगों की बातों पर यकीन कर रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये लोग कितने बड़े झूठे हैं? उसकी बात सुनकर मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और थपकते हुए कहने लगा, मुझे पता है कि तुम अकल से पैदल हो, लेकिन कम से कम तुम्हें थोड़ी सी तो कॉमन सेंस होनी ही चाहिए। ये लोग इसी वजह से ये सब कुछ कह रहे हैं ताकि हम लोग अपना कैंप छोड़कर वापस चले जाएं और फिर ये लोग हमारी जगह पर अपना कैंप लगा दें। मैंने गुस्से से अपने दोस्त की तरफ देखा। वो इन सबको एक ड्रामा कह रहा था। हालांकि उस लड़के की हालत वाकई बहुत बुरी थी। जब मैंने उससे उसकी हालत के बारे में बताया तो वो कहने लगा, तुम मानो या ना मानो, मुझे यकीन है कि उसने अपने जिस्म पर नीले रंग का मेकअप थोपा होगा, और अगर तुम उसकी जिसामत की बात कर रहे हो तो वो शुरू से ही बहुत कमज़ोर था। इस लड़के को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। चुनाचा मुझे अंदाज़ा हो गया कि दोस्त मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ना तो पहले मेरी बात मानी थी और ना ही अब मान रहे थे। लिहाजा मैंने भी उनसे बहस छोड़ी और फिर दोबारा से आगे पीछे के चक्कर लगाने लगा। थोड़े ही फासले पर एक गांव था। वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। उसे देखकर ही आंखों को सुकून पहुंचा था। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो इस गांव में जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो तेज़ी से मेरे साथ आगे बढ़ने लगे। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दुकानें थीं, जहाँ पर उनके रिवायती लिबास मौजूद थे। रिवायती टोपियाँ पड़ी हुई थीं। उसके अलावा और भी बहुत से मज़े मज़े के खाने थे जो उनके अपने रिवायती खाने थे। मुझे बचपन से ही मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने चखने का बहुत शौक़ था। लिहाजा मैंने वहाँ पर पेट भर कर खाना खाया। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो अचानक ही मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो अजीबो गरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसको देखकर मैं परेशान हो गया क्योंकि उसको मैंने पहले भी कहीं देखा था। मुझे याद आया कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब एक दिन मैं कैफ़े में बैठा खाना खा रहा था, जब मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे मुझे कोई घूर रहा हो। मैंने गर्दन उठाकर देखी तो मुझे यही बूढ़ा आदमी नज़र आया था। तभी वो अजीबो गरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वो भूखा है और उसे खाना चाहिए, इसीलिए मैं उसके लिए खाना पैक करवाने चला गया। लेकिन जब मैं लौट कर आया तो वो आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। न जाने वो एकदम से कहाँ पर चला गया था। उस आदमी को मैं काफ़ी लंबे अरसे तक सोचता रहा, क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरा जहन बार बार उसकी तरफ चला जाता था। उसको यहाँ पर देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं तेज़ी से वहाँ से उठा ताकि उसके पास जाकर पूछ सकूं कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। इससे पहले कि मैं उसके करीब पहुँचता, अचानक ही वो वहाँ से गायब हो गया। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे थे और खाना खाने का कह रहे थे, लेकिन अब मेरी भूख ही उड़ चुकी थी। थोड़ी देर पहले तक जिस खाने को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया था, अब वो खाना मुझे जहर लग रहा था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता लगाना था, और वो ये कि बूढ़ा आदमी कौन था और ये एकदम से कहाँ गायब हो गया।
उसके बाद हम काफ़ी देर वहाँ पर घूमते रहे, लेकिन मेरा ध्यान उसी आदमी की तरफ अटका रहा। हम अपने कैंप की तरफ वापस जा रहे थे जब अचानक ही मैं किसी शख्स से टकराया। मैंने गर्दन उठाकर देखी तो वो बूढ़ा आदमी इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। वो बहुत ही पुरस्कार लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। अचानक ही वो आदमी मेरी साइड पर झुका और मेरे कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, जिस परी को देखने के लिए तुम इतने लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हो, वो परी आज रात 2 बजे झील सैफुल मलूक के किनारे खड़ी होगी। तुम वहां जाकर उससे मिल सकते हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का। उसे कैसे पता था कि मुझे परियां देखने का बहुत शौक था और मैं एक लंबे अरसे से परी का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी से मेरी साइड से होकर निकलता हुआ न जाने कहाँ चला गया। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाता, मेरे दोस्त ने मेरी बाजू पकड़ लिए और मुझे डांटते हुए कहने लगा, क्या यार, तुम एक पागल बूढ़े के पीछे जा रहे हो। चलो अब जल्दी से वापस कैंप की तरफ चलो, बहुत देर हो गई है। मुझे नहीं ख्याल कि यहाँ पर रात के वक्त हमारा ठहरना मुनासिब रहेगा। मुझे तो अभी से जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर अगर एक भी भेड़िया आ जाता है तो वो हमें चीर फाड़ कर रख देगा। दोस्त की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने शुक्र अदा किया कि कोई तो ऐसी चीज़ थी जिससे मेरा दोस्त डरता था। लिहाजा यूं हम अपने कैंपों की तरफ वापस आ गए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमारे साथ बहुत ही अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। मेरा दोस्त बैठा खाना बना रहा था जब अचानक ही वो चिल्लाने लगा। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो देखो, सांप आ गया है। वो देखो, इतना बड़ा काला सांप। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो जोर जोर से चम्मच जमीन पर मार रहा था और डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। उसकी ये हालत देखकर मैं फिक्रमंद हो गया, जबकि बाकी तमाम लड़के हंसने लगे। उनको हंसता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं फ़िलहाल उनसे किसी किस्म की बहस नहीं कर सकता था। मैं तेज़ी से उसके पास गया और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। थोड़ी ही देर बाद उसके जिस्म को झटका लगा और वो जल्दी से होश की दुनिया में आया। पहले उसने खौफजदा नज़रों से उस जगह की तरफ देखा जहाँ पर वो थोड़ी देर पहले चम्मच मार रहा था। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बात का यकीन करो, मैंने वाकई यहाँ पर एक सांप देखा था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैंने उसे आराम करने के लिए कैंप की तरफ भेज दिया और ख़ुद उसकी जगह बैठकर खाना बनाने लगा। मुझे खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही मेरी नज़र हंडिया की तरफ उठी, जहाँ से उस वक्त बहुत ही अजीबो गरीब कीड़े बाहर निकल रहे थे। उन कीड़ों को देखकर मेरा दिल ख़राब होने लगा। मुझे शुरू से ही हशरात से बहुत ज़्यादा डर लगता था और अभी इतने ज़्यादा हशरात मेरी आंखों के सामने थे। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ, मगर मेरे कदम ज़मीन पर ही जम गए थे। एक अजीब सी बेबसी थी जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया था। मेरी ये हालत शायद मौलानी नोट कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी से उठी और मेरे पास आकर कहने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ सकती हो और मुझे सहारा दे सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा। मौलानी ने मेरी बात सुनकर पहले तो हैरान हुई और फिर कहने लगी, रुको। इसके साथ ही उसने आंखें बंद की और दोबारा से कुरान की तिलावत करने लगी। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो गया था। मैंने शुक्र का सांस लिया और फिर दोबारा से खाना बनाने लगा। वो भी मेरे करीब ही आकर बैठ गई। मैं उसे दिन के रवैये की वजह से परेशान था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है और उसकी नाराज़गी की वजह क्या है। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुंह बनाते हुए कहने लगी,
एक लड़की अपने मुंह से ये सब कहती हुई अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से तुम मुझे मजबूर ना करो कि मैं वो बात कह दूं जिस पर बाद में मुझे पछताना पड़े। अब तो मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है। जब मैंने मज़ीद थोड़ा सा इसरार किया तो उसने अपनी गर्दन झुका ली और मुझे कहने लगी, दरअसल मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि पहले ही दिन से तुम्हें पसंद करती हूँ। इसीलिए जब तुमने उस दिन कहा कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ना जाने क्यों मुझे ये बात बुरी लगी, क्योंकि मैंने हमेशा ही अपने आप को तुम्हारे साथ सोचा था। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका ये इजहार मोहब्बत मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी जो मैं उसे पसंद ना करता। अब तो इन 2 दिनों में न जाने क्यों वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। शायद ये उसकी मोहब्बत का ही नतीजा था। मैंने उसे कहा, अगर ऐसी बात है तो अभी मैं सबके सामने कह देता हूँ कि हमारे बीच बहुत कुछ चल रहा है। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई और कहने लगी, अब मैंने ऐसा नहीं कहा। ये कहकर वो दोबारा से अपने कैंप के अंदर चली गई, जबकि मैं भी मुस्कुरा उठा। लेकिन मेरी ये मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद मुझे वो बूढ़ा आदमी दोबारा से नज़र आने लगा था। न जाने वो कौन था और मुझसे क्या चाहता था। मैं उसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें मैं बार बार नाकाम हो रहा था। मेरी आंखें उसकी आंखों में अटकी हुई थीं और मैं चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं फेर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरे देखते ही देखते वो दोबारा से गायब हो गया। रात के वक्त सब लोग बैठे बातें कर रहे थे जब अचानक ही मेरा दोस्त कहने लगा, ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अरसलान ने ठीक कहा था। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है जिसे हमारा यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा। इसी वजह से वो हमें तंग कर रहा है। उसकी बात सुनकर बाकी सब लोग बुरे मुंह बनाने लगे और कहने लगे, खुदा के लिए बस कर जाओ, तुम लोगों की ये पुरानी बातें सुन सुनकर हमारा दिमाग पक गया है। अब हम में मज़ीद हिम्मत नहीं कि तुम लोगों की ये बकवास सुने। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक ही एक ग्रुप का एक लड़का उठ खड़ा हुआ। ग्रुप के दरमियान में जाकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, आखिरी वक्त है, भाग जाओ, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इसके बाद तुम सब लोग उसके जाल में फंस जाओगे, कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा। उसकी बात सुनकर पहले तो सारे थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, फिर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगे और कहने लगे, वाह यार, तुमने बहुत ही अच्छा ड्रामा किया। लेकिन ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वो लड़का ड्रामा नहीं कर रहा और ना ही वो लड़का अपने होशो हवास में है, बल्कि फ़िलहाल उसके जिस्म पर किसी और ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो ये हमें पैगाम देना चाहता है कि हम यहाँ पर ना रुकें तो हमारे लिए बेहतर है। मैंने एक नज़र मौलानी पर डाली जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद उसका ध्यान भूतों की तरफ से हट गया था और उसने अपनी तवज्जो अब मेरी तरफ मरकूज़ कर ली थी। खैर, मैं भी मुतमईन हो गया कि अब उसे खौफ महसूस नहीं हो रहा। रात का वक्त था, सभी अपने कैंपों में लेटे हुए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे जहन में बार बार उस बूढ़े आदमी का चेहरा घूम रहा था और एक ही बात गूंज रही थी कि आज रात 2 बजे झील के किनारे एक परी आएगी, वो परी जिसे देखने का मुझे बचपन से बहुत शौक था। मैं तेज़ी से उठा और टाइम देखने लगा। उस वक्त 1 बज रहा था, यानी 1 घंटा बाकी था। समझ नहीं आ रहा था कि वक्त कैसे गुजारूं। इसी शशोपंज में मुब्तला था जब अपने नाम की पुकार सुनाई दी। गर्दन उठाकर देखी तो वहाँ पर मेरे ग्रुप का एक लड़का बैठा हुआ था। वो बहुत ही खौफजदा नज़र आ रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। फ़िलहाल मैं उसे इनकार नहीं करना चाहता था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है। वो बच्चों की तरह तेज़ी से मेरे लिहाफ में घुस गया और फिर मुझे कहने लगा, तुम्हें पता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है।
मैंने नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जबकि उसके चेहरे पर कर्ब फैला हुआ था। उसने मुझे कहा कि मैंने उसे देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, अब वो मुझे जान से मार देगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता अरसलान, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं परेशान हुआ और फिर उसे रोता देखकर मुझे दुख हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस तुम आयतल कुर्सी पढ़ो और अल्लाह का जिक्र करते रहो। ये चीज़ें अल्लाह के जिक्र से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और फिर एक बच्चे की तरह आंखें बंद करके ऊंची ऊंची आवाज़ में जिक्र करने लगा। काफ़ी देर तक मैं उसे बैठा देखता रहा। इस दौरान मुझे वक्त का एहसास भी ना हो सका। जब मैंने दोबारा से टाइम देखा तो 2 होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। मैं तेज़ी से वहाँ से उठा। इससे पहले कि मैं बाहर निकलता मुझे दोबारा से उसकी आवाज़ सुनाई दी, तुम वहाँ पर मत जाओ, वो तुम्हें जान से मार देगी। उसकी बात सुनकर मैंने खौफ से उसकी तरफ देखा। पहली बार मेरा दिल तेज़ी से धड़का था। उसे इस बारे में कैसे पता? इससे पहले कि मैं उससे पूछता उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं भी तेज़ी से कैंप से बाहर निकल गया। अब मेरा रुख उस झील की तरफ था। एक अनजानी सी ताकत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। जब मैं उसके थोड़े ही फासले पर पहुंचा तो मुझे एक लड़की दिखाई दी जो कि झील के किनारे खड़ी थी। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, जबकि उसके लंबे स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे। वो उस वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैं तेज़ी से उसके पास गया और उसे पुकारा। मेरी पुकार सुनकर उसने अपना चेहरा मोड़ा। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो कोई परी नहीं थी, बल्कि वो तो एक बहुत ही अजीबो गरीब लड़की थी, जिसका आधा चेहरा कुचला हुआ था, जबकि बकिया चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। अचानक ही उसने अपने हाथ मेरी तरफ किए। उसके हाथ तेज़ी से लंबे हो रहे थे और फिर अचानक ही उसके हाथों ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इससे पहले कि मेरी रूह इस दुनिया से परवाज करती, अचानक ही उस लड़की ने ज़ोरदार चीख मारी और फिर उसके साथ ही वो दरिया में कूद गई। उसको ऐसा करता देखकर मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैं तेज़ी से उस दरिया की तरफ गया, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी था। क्या तुम पागल हो गए हो या तुम्हें मरने का बहुत शौक है? मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या था और ये लड़की कौन थी? आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? उसने मुझे बताया कि ये लड़की तकरीबन 2 दिन पहले ही अपने ग्रुप के साथ ट्रिप पर आई थी, लिहाजा इस दरिया के किनारे इसकी मौत हो गई थी। इसका अचानक पाँव फिसला था, जिसकी वजह से ये पानी में गिर गई। चूँकि किसी को इसका जिस्म नहीं मिला, इस वजह से इसकी नमाज जनाजा नहीं हो सकी। मैंने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन इस तरह का कोई भी वाकया मैंने नहीं सुना था, या फिर शायद मीडिया ने हमें बताया ही नहीं था। मैंने उससे पूछा कि मुझे ये सब बताने का क्या मकसद है। उसने मुझे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की का जिस्म ढूंढकर इसकी नमाज जनाजा अदा कराओ। लिहाजा अगले ही दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस दरिया के साथ साथ चलने लगा। एक लंबा फासला तय करने के बाद मुझे दरिया के किनारे एक लड़की का जिस्म दिखाई दिया। उसकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने अपने दोस्तों की मदद से उसके जिस्म को उठाया और फिर गांव में जाकर उसका नमाज़ी जनाजा अदा करवाया। इस तरह से वो लड़की तो वहाँ से चली गई, लेकिन अभी भी वहाँ पर ऐसी बहुत सी रूहें हैं जो घूम रही हैं, लेकिन वो किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि वो खुद बेबस हैं। उसके अलावा और बहुत सी खौफनाक मखलूक़ात हैं जो एक बार अगर किसी इंसान के पीछे पड़ जाएं तो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अपने दोस्त के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। मेरा जो दोस्त मेरे कमरे में आकर सोया था, अगले ही दिन उसकी मौत वाक़या हो गई थी। कोई भी नहीं जान पाया था कि उसे क्या हुआ।
जबकि मैं जानता था। दरअसल मेरे दोस्त ने एक मखलूक का असल चेहरा देख लिया था, और जब कोई इंसान किसी मखलूक का असल चेहरा देख लेता है तो वो मखलूक उसे कब्र में उतार कर ही दम लेती है। मेरा ट्रिप पर जाने का शौक़ भी मुकम्मल हो गया था और परी देखने का शौक़ भी पूरा हो गया था। उसके बाद मैंने खुद से वादा किया कि कभी भी इस तरह की वीरान जगह पर नहीं आऊँगा। ये जगह सिर्फ दूर से ही बहुत खूबसूरत लगती हैं, और अगर कभी इंसान यहाँ पर जाए तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए जाए, फिर थोड़ी ही देर के लिए। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना भी ख़तरे से खाली नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।